हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो जैसा कि आज गाइस हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सी आई बी एग्जामिनेशन फॉर 2025 है, दैट इज़ वेरी मच नियर नाउ। सो जब भी देखिए हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ फैक्टर्स को हम लोगों को ध्यान में रखना होता है कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द इम्पॉर्टेंट सिलेबस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो क्या रहने वाले हैं और प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। सो आप लोगों के इन सभी डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए एडुटैप के द्वारा जो है वो ई बुक को लॉन्च किया गया है विद रिस्पेक्ट टू दिस सी आई बी एग्जामिनेशन, जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, सो अगर हम लोग सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम लोग क्लियर हो जाते हैं तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो एक टारगेटेड अप्रोच के अंदर हम लोग जो है वो परस्यू कर पाएंगे। ठीक है, सो अगर अभी तक आप लोगों ने इस ई बुक को एक्सेस नहीं किया हुआ है, द लिंक फॉर दिस पर्टिकुलर ई बुक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो वहां से आप लोग इस ई बुक को एक्सेस कर लीजिए। अब आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी आई बी नवंबर 2024 के अंदर जो हमारा ए बी एम कंपोनेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट किया गया, उस एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से फ्रेम किए गए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो देखिए, प्रीवियस ईयर ये जो पेपर्स रहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम लोगों को ये एनालाइज करने में कि किस तरह का जो है वो एग्जामिनर किस तरह का माइंडसेट रख रहा है, कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस किस तरह से जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो किस तरह से न्यूमेरिकल को हम लोगों ने अप्रोच करना है वो सारी चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। सो इन दिस वीडियो सेशन हम लोग जो इस पेपर को डिस्कस करेंगे उसको हम लोगों ने 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहले सेक्शन के अंदर कंप्लीट क्वेश्चंस जो है वो डिफाइन किए हुए हैं कि किस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को कौन से टॉपिक से देखने के लिए मिला, ऑप्शंस क्या थे। अलॉन्ग विद दिस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विल ऑल्सो बी डिस्कस विद यू गाइज इन दिस पर्टिकुलर सेशन। अब इसके अलावा जो दूसरा सेक्शन रहेगा हमारा, वहाँ पे हम लोग टॉपिक ऑफ क्वेश्चन और किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, ऑप्शंस वहाँ पे हम लोगों को नहीं पता है, उन क्वेश्चंस को वहाँ पे जो है लिस्ट किया गया है सेक्शन 2 के अंदर। सेक्शन 3 के अंदर द टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन विल बी डिस्कस कि कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चन जो थे वो फ्रेम किए गए थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन गाइज। अब ये बहुत ही एक ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड कंपोनेंट है बाय द एडुटैप इटसेल्फ, जहाँ पे आप लोगों को मॉड्यूल वाइज डिफिकल्टी लेवल या फिर जो हमारे किस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हम लोगों को देखने के लिए मिला कि कौन से मॉड्यूल से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहे हमारे इस नवंबर 2024 के अंदर और 2025 के अंदर जो एबीएम का एग्जामिनेशन होने वाला है, इसके लिए क्या कुछ की टेक अवेज हम लोग जो है वो इस नवंबर 2024 के एग्जामिनेशन से ले सकते हैं। सो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इनको इस ब्यूटीफुली क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट के अंदर जो डिस्कस किया गया है। सो लेट अस स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। सो सबसे पहले आप लोगों के पास जो क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर इज 25 एंड देयर हार्मोनिक मीन इज 15। व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज नंबर्स इटसेल्फ। सो देखिए, आप लोगों के पास हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है। अब देखिए, मॉड्यूल ए से आप लोगों को मोस्टली जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस ही देखने के लिए मिलेंगे। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, मैं आप लोगों को फॉर्मूलाज बताता चलूंगा कि किस तरह से इन फॉर्मूलाज को आप लोगों ने यूज़ करना है। ये फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। अरिथमेटिक मीन इंटू मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक मीन विल बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। अब सिंपली हमारे पास अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन की वैल्यूज गिवन है और हम लोगों को ज्योमेट्रिक मीन जो है पूछा गया है। सो इसी फॉर्मूला के अंदर इन वैल्यूज को पुट ऑन किया जाएगा और हम लोग जो है वो अपने रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंच जाएंगे, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन इटसेल्फ। सो व्हेन यू विल बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इन दिस फॉर्मूला, दैट इज अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन विच इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर इटसेल्फ। सो यू विल बी गेटिंग द ज्योमेट्रिक मीन। इस इक्वेशन को जब आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप लोगों के पास ज्योमेट्रिक मीन निकल के आ जाएगा 19.36 इटसेल्फ। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गिवन द नंबर्स, ये हमारे पास कुछ डेटा सेट गिवन है। अब हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मीडियन ऑफ दीज नंबर्स पूछा गया है। सो मीडियन हम लोग जानते हैं कि मीडियन, जब हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे मीडियन निकालने के लिए कि हमारे पास जो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या फिर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच आर इवन इन नंबर। तो हम लोग जानते हैं कि मीडियन हमारा जो है वो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, n बाय 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2 इटसेल्फ। और हमारा जो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहती हैं उस केस में मीडियन इज n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। सो बस इसी फॉर्मूला को हम लोगों ने यूज़ कर लेते हैं, बट पहले हम लोग
ये जो हमारे पास गिवन डेटा सेट है इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लेंगे, जहाँ पे हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर रहेगा वो कुछ इस तरह से हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग मिडल नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं। द मीडियन इज एवरेज ऑफ फिफ्थ एंड द सिक्स नंबर। अब फिफ्थ नंबर क्या है 25, सिक्स नंबर इज 57। तो हम लोग मीडियन जो है वो निकाल लेंगे अपने फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट ऑन करके। इस तरह से जो है वो हम लोग ऑप्शन जो हमारा बी बनेगा वो हमारा राइट आंसर बन जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैट्समैन हैज़ एन ओवरऑल एवरेज ऑफ 50 रन इन 25 मैचेस, जिसमें 20 मैचेस के अंदर उसका जो एवरेज स्कोर है दैट इज 40 रन्स। व्हाट इज द एवरेज इन द रिमेनिंग 5 मैचेस। सो देखिए यहाँ पे अरिथमेटिक मीन के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से फ्रेम किया गया है। टोटल रन्स हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं अरिथमेटिक मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल एवरेज दिया गया है, मतलब एवरेज इज मीन। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि मीन की ही बात हो रही होगी, जहाँ पे भी एवरेज के लिए वैल्यू दी गई होगी। तो यहाँ से हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ रन्स निकाल लिए, ठीक है, 50 मल्टीप्लाइड बाय 20 इटसेल्फ। इसके अलावा नेक्स्ट इज हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर स्कोर्स इन 20 मैचेस। अब 20 मैचेस के अंदर एवरेज स्कोर दिया गया है, तो रन्स कितने स्कोर किए गए 20 मैचेस के अंदर वो हम लोग निकाल लेंगे 20 इंटू 40। इसके बाद वी नीड टू कैलकुलेट फाइंड द रन स्कोर्ड इन द रिमेनिंग मैचेस। रिमेनिंग मैचेस मतलब जो रिमेनिंग 5 मैचेस हैं, 20 मैचेस की तो हम लोगों ने निकाल लिए। सो रिमेनिंग मैचेस के अंदर कितने रन स्कोर किए गए, जो हमारे टोटल मैचेस के अंदर रन स्कोर किए गए दैट इज 1250, उसमें से हम लोगों ने 20 मैचेस के अंदर जो रन स्कोर किए उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो रिमेनिंग मैचेस के अंदर कितने रन स्कोर किए गए वो हमारे पास निकल के आ गया दैट इज 450। अब हम लोगों ने निकालना क्या है, एवरेज इन द रिमेनिंग 5 मैचेस। सो एवरेज कैसे निकाली जाएगी, रिमेनिंग रन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो एवरेज निकल के आ गई दैट इज 90 मंथ्स। सो इस तरह से जो है वो आप लोग अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ डेटा सेट द मोड इज 5, द मीन इज 6। इफ द डेटा सेट सेटिस्फाइज द रिलेशनशिप 2 मीन प्लस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मीडियन, व्हाट विल बी द मीडियन। अब हमारे पास जो है यहाँ पे इक्वेशन दी गई है और यहाँ पे मोड और मीन की वैल्यू दी गई है। सिंपली इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट ऑन कर लेंगे और मीडियन की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो निकल के आ जाएगी। सो यहाँ से जब हमारे पास मीडियन की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 17/3 itself, that will be option number A will be the right one for this particular question. अदरवाइज हम लोग जानते हैं कि हमारे पास रिलेशनशिप क्या रहती है मीन मीडियन मोड को लेकर के, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 टाइम्स द मीन इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिटेल स्टोर रिकॉर्डेड इट्स मंथली सेल्स ओवर 5 कंजिक्यूटिव मंथ्स। एक रिटेल स्टोर ने अपनी जो मंथली सेल थी उसको 5 कंजिक्यूटिव मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डेटा गिवन है। अब फ्रॉम दिस डेटा जो स्टोर मैनेजर है वो ऑब्जर्व करता है कि जो एवरेज मंथली सेल है दैट इज़ $6,000। अब जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग सेल है दैट इज़ $5,000। अब मैनेजर चाहता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे, सो वो अपनी ओवरऑल मंथली सेल को इम्प्रूव करना चाहता है टू द $6,500 ओवर द 6 मंथ्स। सो 6th मंथ में वो कितनी सेल करे ताकि ये जो ओवरऑल एवरेज मंथली सेल है 6 महीनों की ये $6,500 निकल के आ जाए, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। अभी दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द combined arithmetic mean which is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar plus divided by n1 plus n2 where x1 bar and x2 bar क्या है, these are the arithmetic mean of two sample sizes of n1 and n2। तो सिंपली हम लोग क्वेश्चन के अंदर भी इन्हीं मतलब इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, बट उससे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वी नीड टू डिटरमाइन द टोटल सेल इन 5 मंथ्स। सो एवरेज सेल इज गिवन, एवरेज सेल दी गई है कि कितनी है $6,000 है, तो टोटल सेल हम लोग निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सेल, टोटल सेल्स हमारे पास निकल के आ गई। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड टोटल सेल फॉर द 6 मंथ्स, टोटल सेल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द 6 मंथ्स, ठीक है। वो हम लोग कैसे निकालेंगे, द डिजायर्ड ओवरऑल एवरेज इज $6,500 ओवर 6 मंथ्स। सो रिक्वायर्ड टोटल सेल कितनी आ जाएगी, 6 मल्टीप्लाइड बाय द 6.5 इटसेल्फ। सो हम लोगों ने यहाँ से रिक्वायर्ड टोटल सेल निकाल ली 39 इटसेल्फ। अब हम लोग क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड द सेल्स नीडेड इन द 6th मंथ, यही हम लोगों से जो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। सो हम लोग इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं कि जो हमारी 6th मंथ में सेल हुई दैट इज x। अब टोटल सेल फॉर द 6 मंथ्स इज इक्वल टू सेल फॉर 5 मंथ्स प्लस x इटसेल्फ, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू को निकाल लेंगे विच इज सेल नीडेड इन द 6 मंथ, सो दैट जो हमारा एवरेज मंथली सेल है 6 महीनों के अंदर वो $6,500 जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिले, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल बी अप्रोचिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द अरिथमेटिक मीन, ठीक है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्मॉल बिजनेस ओनर वांट्स टू एस्टिमेट द
एवरेज डेली नंबर ऑफ कस्टमर्स जो कि उसके स्टोर पे विजिट करते हैं। तो इसके लिए उसने क्या किया कि उसने 7 रैंडम डेज के ऊपर कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट किया जो हर दिन उसके दुकान के ऊपर या फिर स्टोर के ऊपर आए। सो ये कुछ डेटा उसने कलेक्ट किया। अब बेस्ड ऑन द सैम्पल डेटा व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेटर फॉर द पॉपुलेशन मीन नंबर ऑफ द डेली कस्टमर। अब पॉपुलेशन मीन के लिए हम लोगों ने पॉइंट एस्टिमेटर निकालना है, तो इसके लिए सिंपली हम लोग सैम्पल मीन को जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सैम्पल मीन हम लोग जानते हैं अनग्रुप्ड डेटा के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ आई इटसेल्फ, ठीक है। समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन हमारा हो जाता है हमारा जो अनग्रुप्ड डेटा रहता है, और अगर ये हमारा ग्रुप्ड डेटा रहता तो वहाँ पे समीशन एक्स आई विल बी डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई हो जाता हमारा। सो यहाँ पे हमारा क्योंकि अनग्रुप्ड डेटा है तो इसीलिए समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। अब हमारे पास एक्स आई क्या है, ये जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है, सो इनको हम लोग ऐड ऑन कर लेंगे एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है 7 इटसेल्फ, 1 2 3 4 5 6 7 इटसेल्फ। सो 7 रैंडम डेज के लिए हम लोगों ने निकालना है। सो इस तरह से हम लोग जो सिंपली सैम्पल मीन को यहाँ पे निकाल लेंगे। दैट विल बी द राइट वन कैलकुलेशन फॉर द पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन, क्योंकि हम लोग सैम्पल मीन के थ्रू ही जो है वो पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सैंपल दिया गया है ना। अब सारे कस्टमर्स का डेटा तो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 7 रैंडम डेज का डेटा हम लोगों ने उठाया हुआ है, तो दैट इज द सैंपल। अब यहाँ से हम लोगों ने सैंपल मीन निकाला और हम लोगों को पॉइंट पॉपुलेशन मीन का जो है वो एस्टिमेटर निकल के मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर इज मैन्युफैक्चरिंग अ कंपनी रिकॉर्ड्स द वेट्स ई ऑफ 5 प्रोडक्ट्स एज फॉलो। 5 प्रोडक्ट्स के वेट्स जो है वो इस तरह से दिए गए हैं। अब यूजिंग दिस डेटा द मैनेजर विशेज टू एक्सेस द वेरिएबिलिटी इन द प्रोडक्ट वेट, कि मतलब कितनी वेरिएबिलिटी मुझे इन प्रोडक्ट वेट्स के अंदर देखने के लिए मिलेगी। व्हाट इज द कॉन्फिडेंस ऑफ वेरिएंस फॉर दिस बैच। अब कॉन्फिडेंस ऑफ यहाँ पे जो है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यहाँ पे पूछा गया है। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोग जानते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ जो वेरिएशन रहता है उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला रहता है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन को निकालने के लिए हम लोगों को कुछ और वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो मीन कैसे निकाला जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन हमारा निकल के आ गया 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ये जो मीन निकल के आया इसका हम लोग जो है वो ये जो हमारे पास डेटा सेट में वैल्यूज गिवन है इनके साथ डिफरेंस निकाल करके उन वैल्यूज का स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन। 2 माइनस 6 क्या है मीन, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर हम लोगों ने ले लिया। इस तरह से हम लोगों ने सारे रिस्क जो भी हमारे गिवन यहाँ पे डेटा सेट हैं, डेटा वैल्यूज़ हैं, उनके लिए जो है स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन निकाल लिया। अब इसके थ्रू हम लोगों ने वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। वेरिएंस क्या है, इन ये जो हम लोगों ने स्क्वायर डिफरेंस ऑफ मीन निकाला इसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लेंगे, दैट इज 5 इटसेल्फ। सो वेरिएंस निकल के आ गया। अब वेरिएंस के थ्रू हम लोग जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस इटसेल्फ, ठीक है। सो यहाँ से हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाल लिया। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इस तरह से हम लोगों ने जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेना है। सिंपली इस वैल्यूज मतलब जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की वैल्यूज निकाली उनको इस फॉर्मूला में पुट ऑन करके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हम लोग निकाल लेंगे और वहां से हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। सो गाइस देखिए मॉड्यूल ए के अंदर यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, रेस्ट एवरी क्वेश्चन विल बी अटेम्प्टेबल फॉर यू गाइस, ठीक है। Next question is a technician needs to install bulbs in 3 lamps in a room itself. देर आर टोटल 10 बल्ब अवेलेबल, टोटल 10 बल्ब है जिसमें से 6 डिफेक्टिव है। अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि जो 3 बल्ब इंस्टॉल किए गए लैंप्स के अंदर वो वर्किंग कंडीशन में है, मतलब वो डिफेक्टिव नहीं है। सो इट इज़ एन क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे नंबर ऑफ वर्किंग बल्ब। सो टोटल बल्ब दिए हुए हैं 10, डिफेक्टिव 6 हैं तो वर्किंग निकल गए, 4 बल्ब हमारे वर्किंग आ गए। अब हम लोगों को चूज करना कैलकुलेट करना है द वेज टू चूज 3 बल्ब आउट ऑफ 10। 3 बल्ब हम लोगों को चूज करने हैं 10 में से। सो 10C3 विल बी द वे टू चूज दीज 3 बल्ब आउट ऑफ 10। अब यहाँ पे 10P3 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमारे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर या फिर प्रायोरिटी जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं है कि पहले कौन से बल्ब को चूज करो फिर कौन से को चूज करो, इसीलिए हम लोगों ने सिंपली कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज किया। सो 10C3 को जब आप लोग सॉल्व आउट करेंगे 120 विल बी द वैल्यू। सिमिलरली कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज टू चूज 3 वर्किंग बल्ब्स आउट ऑफ 4। 4 ये जो हमारे वर्किंग बल्ब्स हैं इनमें से 3 वर्किंग बल्ब्स हम लोगों ने चूज करने, कैसे करेंगे 10C4 करके चूज कर लिया जाएगा, वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 4। अब हम लोगों को सिंपली प्रोबेबिलिटी जो है वो निकालनी है, नंबर ऑफ वेज टू चूज द 3 वर्किंग बल्ब्स डिवाइडेड बाय टोटल वेज टू चूज द 3 बल्ब, ठीक है। सो कितनी तरह से हम लोग 3 वर्किंग बल्ब्स को चूज कर पाएंगे, अभी हम लोगों ने निकाला
4 वेज के अंदर डिवाइडेड बाय टोटल वेज कितने हैं हमारे पास 120। यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था 10c3 से जो वैल्यू निकल के आई थी। तो इसको हम लोगों ने जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो ऑप्शन निकल के आ गया दैट इज 1/30 इटसेल्फ। सो दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना रहता है कि हम लोगों को जो है वो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है या फिर परमुटेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two cards are selected random from a standard deck of 52 cards. What is the probability that exactly one of the selected card is an ace itself? So अब deck of cards से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो देखिए टोटल वेज टू सेलेक्ट 2 कार्ड्स पहले हम लोगों ने निकालना है। हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे अगेन जो है प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया है। सो कितने तरीके से जो है 2 कार्ड्स को निकाला जा सकता है फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स 52c2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज निकल के आ गई। हमारी जो 52c2 की वैल्यू निकल के आ गई। अब वे टू सेलेक्ट एग्जैक्टली 1 एस कार्ड, 4 हमारे पास एस कार्ड्स होते हैं, उनमें से एक हम लोगों ने एस कार्ड निकालना है तो 4c1। इसी तरह से 1 नॉन एस कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग 48 एस कार्ड्स। ठीक है, जो हमारे पास अब हम लोगों ने 4 तो यहाँ पे यूज़ कर लिए तो हमारे पास 52 में से 4 निकल गए तो 48 रह गए। अब इन 48 में से भी एक कार्ड जो निकालना है दैट शुड बी नॉन एस, मतलब वो एस कार्ड नहीं होना चाहिए। तो 48c1 के थ्रू हम लोग ये चूज़ कर पाएंगे। अब इसके बाद टोटल फेवरेबल वेज कितने बन गए हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 48 दैट इज 192 इटसेल्फ। अब सिंपली हम लोगों को जो है प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है दैट इज फेवरेबल वेज डिवाइडेड बाय टोटल वेज। तो फेवरेबल वेज हमारे पास जो है वो कितने आ गए हैं, फेवरेबल वेज हमारे पास कितने आ चुके हैं। अब हम लोगों ने अब यहाँ पे फेवरेबल वेज निकाले, यहाँ पे 192 हमारे पास जो है वो कितने आ चुके हैं यहाँ पे फेवरेबल वेज हैं, और टोटल वेज हम लोगों ने निकाले दैट इज 1326 इटसेल्फ। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे जो भी डेक रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिपेयर शॉप हैज अ बॉक्स ऑफ 10 bulbs. Initially 4 bulbs are working and 6 are defective. Each day a technician randomly selects 3 bulbs from the box for the testing. If the selected bulb is defective, it is immediately replaced with a new working bulb. The tested bulbs are then returned to the box. अब देखिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास दिया गया है। So assume that on each day the technician selection is such that the maximum possible number of defective bulbs are replaced. मतलब जितने भी maximum possible defective bulbs हैं उनको replace कर दिया जाता है। Under this best case scenario, how many bulbs will be in the working condition after the 4 consecutive days? ठीक है, so it is again a question of conditional probability जहाँ पे हम लोगों के पास जो टोटल इनिशियल कंडीशन है वो क्या दी गई है कि टोटल 10 बल्ब हैं, वर्किंग 4 हैं तो डिफेक्टिव 6 हैं हमारे पास। अब डे 1 का जो प्रोसेस है वहाँ पे टेक्नीशियन क्या करता है 3 बल्ब्स को सेलेक्ट करता है। अब वो मैक्सिमाइज करना चाहता है अगर रिप्लेसमेंट को, तो जो तीनों सेलेक्टेड बल्ब्स हैं दोज आर डिफेक्टिव। अब किस तरह से हम लोग चूज़ कर पाएंगे 3 डिफेक्टिव बल्ब्स को 6c3 का फॉर्मूला यूज़ करके, क्योंकि 6 हमारे पास डिफेक्टिव है और टोटल 3 हम लोगों ने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, सो 6c3। अब यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ गई दैट इज 20। अब रिप्लेस कर दिया जाता है इन 3 डिफेक्टिव बल्ब्स को विद द वर्किंग बल्ब इटसेल्फ। सो नया जो हमारे पास काउंट बन के आता है आफ्टर द डे 1 वो बन के आ जाता है। अब 4 जो वर्किंग बल्ब्स हैं वो हम लोगों ने देखिए 3 डिफेक्टिव बल्ब को जब 3 वर्किंग बल्ब से रिप्लेस कर दिया तो वर्किंग बल्ब कितने हो गए 4 तो ऑलरेडी वर्किंग थे, 3 और ऐड हो गए इसमें, तो टोटल वर्किंग बल्ब 7 बन गए और डिफेक्टिव बल्ब 6 थे। 3 डिफेक्टिव बल्ब को निकाल दिया तो कितने रह गए 3 रह गए हमारे पास। डे 2 के प्रोसेस में क्या किया गया, नाउ द बॉक्स इज हैविंग 10 बल्ब्स, 7 वर्किंग एंड 3 डिफेक्टिव। तो टेक्नीशियन यहाँ पे अगेन 3 बल्ब्स को सेलेक्ट करेगा, मैक्सिमाइज करना चाहेगा रिप्लेसमेंट को, 3 सेलेक्टेड बल्ब जो डिफेक्टिव होने चाहिए। अब कितने तरीके हैं जिससे वो 3 डिफेक्टिव बल्ब्स को चूज कर पाएगा फ्रॉम द 3 इटसेल्फ 3c3। अब वो 3 डिफेक्टिव बल्ब्स को वर्किंग बल्ब के साथ रिप्लेस कर देता है, तो डे 2 के ऊपर जो वर्किंग बल्ब्स हैं वो कितने हो जाते हैं 10 और डिफेक्टिव बल्ब कितने रह जाते हैं 0। डे 3 और डे 4 का जो प्रोसेस है, अब आफ्टर डे 2 जो सभी बल्ब्स हैं 2 आर वर्किंग, 10 वर्किंग और 0 डिफेक्टिव हमारे पास यहाँ पे रह गए। सो ऑन डे 3 एंड डे 4 रिगार्डलेस ऑफ द सिलेक्शन देयर आर नो डिफेक्टिव बल्ब्स टू रिप्लेस। सो इसीलिए आफ्टर 4 days the best case scenario will be the box will have 10 working bulbs itself. So this is how you need to approach this kind of case study questions। दिया क्या हुआ है, आप लोगों के पास जो आंसर रहेगा वो क्वेश्चन में ही छुपा रहेगा, बस आप लोगों को क्रिटिकली जो है वो इस केस स्टडी को एनालाइज करना है और फॉर्मूलाज जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उनका यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिसर्चर कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 50 पार्टिसिपेंट एंड रिकॉर्डेड देयर एजेस। अब द रेंज ऑफ द एजेस इज 21 to 68। अब टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द रिसर्चर वांट्स टू यूज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल विद अ क्लास विड्थ ऑफ 10। क्लास विड्थ दी गई है आप लोगों के पास। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द क्लास इंटरवल ऑफ द डेटा। अब देखिए क्लास
विड्थ आप लोगों के पास दी गई है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल वो बनाना चाहता है, और जो रेंज दी गई है वो 21 दी गई है, 21 इज द लिस्ट रेंज। सो यहाँ पे 10-10 की क्लास विड्थ यहाँ पे वो चाहता है, तो 21 to 30 बन गया, 31 to 40 बन गया, 41 to 50 बन गया, 51 to 60 बन गया। ठीक है, इस तरह से जो है वो रिस्पेक्टिवली हम लोगों को इंटरवल्स बनने के लिए देखने को मिलेंगे। सो हमारे पास जो टोटल इंटरवल्स बन जाएंगे दोज विल बी 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60 और 61 to 70। अब देखिए जो हाईएस्ट एज है वो 68 दी हुई है, तो ये हमारी जो 68 रेंज फॉल करेगी, दिस विल बी अंडर दिस इंटरवल। इसीलिए हमारा जो करेक्ट सेट ऑफ इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी इटसेल्फ, दैट इज 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60 और 61 to 70 itself. Moving ahead, next is in a regression analysis the estimated regression equation is y is equal to 110 plus 9x। अगर y की वैल्यू को 22.5 इंक्रीज किया जाता है तो x की वैल्यू में कितना इंक्रीज आएगा। अब देखिए रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास दी गई है, y is equal to 110 plus 9x, तो यहाँ पे जो 9 है दैट इज द स्लोप फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। दिस मीन्स कि अगर हम लोग जितना एक यूनिट अगर y x में इंक्रीज करेंगे सो y कितना बढ़ जाएगा, हमारा 9 यूनिट्स जो है इंक्रीज हो जाएगा। सो अब हम लोग x और y को रिलेट कर लेते हैं कि किस तरह से इनके अंदर रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा। सो अगर x में कोई भी चेंज आता है तो उसको हम लोग डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं, और y में जो इंक्रीज आएगा उसको हम लोग जो है वो डेल्टा y से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन y के अंदर जो चेंज आया उसको डेल्टा y बोल दिया, विच इज इक्वल टू 9 डेल्टा x। अब डेल्टा y में कितना इंक्रीज आ रहा है 22.5, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट ऑन कर लिया, हमारे पास डेल्टा एक्स निकल के आ जाएगा इस इक्वेशन से। डेल्टा एक्स क्या है, इंक्रीज कितना एक्स में आएगा, तो यही हमारे से क्वेश्चन में जो है वो पूछा गया है। सो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है वो बिल्कुल ईजी वे के अंदर अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप लोग ध्यान से इक्वेशन को जो है वो एनालाइज कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूल ए क्वेश्चन, जहाँ से मैक्सिमम आप लोगों को न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिले 2024 के एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 विच इज फ्रॉम मॉड्यूल नंबर बी इटसेल्फ। अब देखिए मॉड्यूल बी इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जहाँ से आप लोगों से जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस या फिर जो आप लोगों के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है वो फ्रेम किए जाते हैं। अब लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 13 इटसेल्फ। अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज ड्राफ्टिंग अ जॉब स्पेसिफिकेशन फॉर अ न्यू पोजीशन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड कंपोनेंट ऑफ अ जॉब स्पेसिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन द जॉब स्पेसिफिकेशन। सो जॉब स्पेसिफिकेशन का कौन सा कंपोनेंट जो पार्ट नहीं है। अब देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन दो तरह की टर्म्स हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, दैट इज सैलरी और बेनिफिट जो है वो पार्ट नहीं बनते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नीडेड फॉर द पर्सन टू डू पर्टिकुलर काइंड ऑफ रोल, और इसके अलावा क्या कुछ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होने चाहिए जिस भी रोल के लिए उसको जो है वो हायर किया जा रहा है। दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड फोकसेस ऑन कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग, एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट एंड आउटकम दैट आर रिजल्ट ओरिएंटेड इटसेल्फ। सो अप्रेजल मेथड अलग अलग तरह के हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, वहीं से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। रैंकिंग मेथड, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ट्रेडिशनल अप्रेजल मेथड एंड ट्रेडिशनल अप्रेजल मेथड इटसेल्फ। सो यहाँ पे कौन सा जो है वो अप्रेजल मेथड जो है वो यूज़ किया जा रहा है जहाँ पे कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग की जाती है, इंप्लॉइज की इन्वॉल्वमेंट और आउटकम को जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है, दैट आर दी रिजल्ट ओरिएंटेड आउटकम्स इटसेल्फ। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सो अलग अलग तरह के अप्रेजल मेथड्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, उनमें से यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था दैट वाज फ्रॉम द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रेजल मेथड इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेटेजिक HRM एनकम्पासेस सेवरल की कंपोनेंट्स, जिसके अंदर लीडरशिप एंड नेविगेशन, एथिकल प्रैक्टिसेस, बिजनेस एक्यूमन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कंसल्टेशन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, ग्लोबल एंड कल्चरल इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन, HR एक्सपर्टीज। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स एग्जैक्टली 3 रिकॉग्नाइज्ड कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक HRM फ्रॉम द लिस्ट अबव। ये जो लिस्ट दी गई है इनमें से कौन सा जो सेट है उसके अंदर एग्जैक्टली 3 रिकॉग्नाइज्ड कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक HRM हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस एक्यूमन इटसेल्फ। सो स्ट्रेटेजिक HRM के अंदर हम लोग जो है वो ये इंश्योर करते हैं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सही से जो है वो स्ट्रेटेजीज डेवलप कर पाए विद रिस्पेक्ट टू लीडरशिप, एथिकल प्रैक्टिसेस, इसके अलावा जो भी मॉरल प्रैक्टिसेस वहाँ पे ऑप्ट की जाएंगी, और प्रॉपर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स के बीच में या फिर जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ है उनके बीच में रहनी चाहिए। सो दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्रेटेजिक HRM मैनेजमेंट रेदर आई वुड से, दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अब ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखा जा रहा है यहाँ पे। देखिए एलेक्स क्या है, अ मिड करियर मार्केटिंग मैनेजर, जो कि एक लीडरशिप वर्कशॉप को अटेंड करता है डिजाइंड फॉर द प्रोफेशनल सीकिंग टू एनहांस देयर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अब इस सेशन के अकॉर्डिंग जब भी ये सेशन अटेंड किया जाता है तो एलेक्स इज इंट्रोड्यूस टू द न्यू कंसेप्ट एंड परस्पेक्टिव्स दैट चैलेंजेस हिज लॉन्ग टर्म हेल्ड बिलीव्स अबाउट द मोटिवेशन एंड अबाउट टीम मोटिवेशन एंड कंपनी कल्चर के। टीम मोटिवेशन और कंपनी कल्चर को लेकर के जो उसके लॉन्ग टर्म बिलीव्स थे उनको चेंज कर दिया जाता है। बाय द एंड ऑफ द वर्कशॉप एलेक्स रिपोर्ट्स चेंजेस इन हिज मैनेजमेंट स्टाइल। ठीक है, वो क्या बोलता है कि भाई वो जो है वो इन सिग्निफिकेंट जो चेंजेस उसने अपने इस वर्कशॉप के अंदर महसूस किए उनको वो अपने मैनेजमेंट स्टाइल में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। सो विच प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग डज एलेक्स एक्सपीरियंस बेस्ट इलस्ट्रेट। अब देखिए एडल्ट लर्निंग की अलग अलग थ्योरीज हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, तो कौन सी जो थ्योरी है वो बेस्ट इलस्ट्रेट कर रही है इस एग्जाम्पल के अंदर एलेक्स की जो लर्निंग हुई है। ठीक है, ऑप्शन ए इज सेल्फ प्लेस लर्निंग, ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग, मेंटरशिप लर्निंग या फिर ओरिएंटेशन लर्निंग। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि उसके जो लॉन्ग टर्म बिलीफ से उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, जिस वजह से वो अपने मैनेजमेंट स्टाइल के अंदर भी चेंजेस कर रहा है। सो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ वूका कंसेप्ट विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द चैलेंजिंग एंड रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट दैट द ऑर्गेनाइजेशन फेसिस, व्हाट डज द यू लेटर रिप्रेजेंट। अब देखिए काफी बार यहाँ से क्वेश्चन देखा गया है, अलग अलग लेटर्स की जो है एब्रिविएशन पूछ ली जाती है। तो वूका स्टैंड्स फॉर वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ambiguity itself. So यहाँ पे right answer will be option number B itself. Moving ahead, next question is in at academic level talent is all about dash sees dash deals with the head and mind itself. मतलब टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों को कितने सीज देखने के लिए मिलते हैं और उनमें से कौन सा सी जो है वो हेड या माइंड के साथ डील करता है। योर ऑप्शंस आर 4 एंड कमिटमेंट, 3 एंड कमिटमेंट, 4 एंड कॉम्पिटेंस, 3 एंड कॉम्पिटेंस। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज देयर आर 3 C's with respect to the talent management, that is competence, commitment and contribution. अब हमारा जो competence वाला head है वो deal करता है with the head and mind itself. जो commitment है that deals with the hand and feet, that is actions itself. इसके अलावा जो contribution है that deals with the heart itself. So the question was framed from the talent management itself. Moving ahead, next question is a tech cop, एक टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन है जिसके अंदर एक सुपरवाइजर है जिसका नाम जॉर्डन है, जो कि अपनी एक कंपनी के जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके साथ बहुत ही क्लोजली काम कर रहा है। अब बिकॉज ऑफ दिस क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो जॉर्डन है वो एक एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस ऑफिस में जो है वो क्रिएट कर पा रहा है अपना। ठीक है, इवन दो उसकी जो फॉर्मल जॉब है वो रिमेन से वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, बट उसकी क्लोज रिलेशन जो है वो अपने वाइस प्रेसिडेंट के साथ है। ठीक है, बेस्ड ऑन द पावर बेस्ड कंसेप्ट डिस्क्राइब्ड बाय कॉटलर एंड अदर्स, विच टाइप ऑफ पावर इज जॉर्डन प्राइमरली यूटिलाइजिंग। सो कौन सी पावर को जो है जॉर्डन यूटिलाइज कर रहा है, लेजिटिमेट पावर, रिफ्लेक्टेड पावर, कोर्सिव पावर या फिर एक्सपर्ट पावर। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिफ्लेक्टेड पावर। अब 4 तरह की पावर कंसेप्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, लेजिटिमेट पावर, कोर्सिव पावर, एक्सपर्ट पावर एंड रिफ्लेक्टेड पावर। अब जो लेजिटिमेट पावर है दैट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम वंस फॉर्मल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोर्सिव पावर जो है इट इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पनिश और थ्रेटन। एक्सपर्ट पावर क्या है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल या एक्सपीरियंस से आती है। इसके अलावा रिफ्लेक्टेड पावर क्या है, जो कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ हाई सोर्स ऑफ पावर के साथ रहने से आती है। उसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं कि वो उससे इनडायरेक्टली जो है वो एक इंडिविजुअल का इन्फ्लुएंस जो है एनहांस होता है। दैट इज वाई यहाँ पे सिमिलर ये एग्जांपल दिया गया था। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, दैट इज द रिफ्लेक्टेड पावर इटसेल्फ। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज अगेन अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इंडिया इज कंसिडरिंग restructuring the banking sector to improve the efficiency and stability. In a review of the past reform, policy maker examined the recommendation of the Narsimhan committee. One key recommendation from the committee was that the government should encourage bank mergers. This recommendation was intended to create a more robust banking system by reducing the number of weak banks and enhancing the operational efficiency and the competitiveness. Which of the following best describes the objective behind the Narsimhan committee recommendation on bank merger? Your options are to increase the number of banks in the market for enhanced local access. Option B is to consolidate banks, thereby creating fewer but stronger institutions for improved efficiency and stability. Option C is to limit mergers only to private banks while keeping public banks separate. Option D is to decentralize banking function by creating more regional banks. So the right answer will be option number B itself, to consolidate bank, thereby creating fewer but stronger institution with the improved efficiency and stability itself. ठीक है, सो जो नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन थी उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम लोग जो है वो कम से कम इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट कर पाएं, बट दो शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट इटसेल्फ। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट इज द मेन एम्फेसिस ऑफ रिलेशनल EHRM। रिलेशनल जो EHRM हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उसका मेन एम्फेसिस उसके अंदर क्या रहता है, मेंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ऑटोमेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क रिलेटेड टू द HR प्रोसेस, फैसिलिटेटिंग द वर्चुअल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजर, मैनेजिंग पेरोल एंड बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो हमारा रिलेशनल EHRM होता है उसके अंदर जो मेन एम्फेसिस रहता है दैट इज फैसिलिटेटिंग द वर्चुअल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजर्स इटसेल्फ। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन इटसेल्फ। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ravi, a newly promoted mid-level manager, is at the point in his career जहाँ पे वो he is taking time to reflect on his self-image. He is actively trying to reconcile how he perceives himself with how he believes others sees him in order to form a stable and clear professional identity. According to Erickson framework on the adult development, which stage is Ravi most likely experiencing as the first stage of adulthood? Your options are establishment, young adulthood, guidance या फिर maturation itself. The right answer will be option number A itself. That is establishment जो है वो स्टेज के अंदर जो है वो रवि फेस का एक्सपीरियंस कर रहा है अपनी, अभी जो कौन सी स्टेज को एक्सपीरियंस कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट स्टेज को, जो कि दी गई थी। ये जो स्टेजेस दी गई थी रिगार्डिंग दिस एडल्टहुड, ये किसके द्वारा दी गई थी, एरिक्सन फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो हम लोगों को ये एडल्टहुड की मल्टीपल स्टेजेस देखने के लिए मिलती हैं। सो ये जो एरिक्सन फ्रेमवर्क है यहाँ से भी काफ़ी बार आप लोगों से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। मूविंग अहेड नाउ, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी के बारे में। सो देखिए यहाँ से आप लोगों से जो वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 इज अ कंपनी रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ दिस अमाउंट एंड इट हैड अ नॉन कैश एक्सपेंस ऑफ 2 lakh 20 lakh during this same period itself. The total ETL installments of all the term loans during this period amounted to this amount. What is the company's net debt service coverage ratio? सो यहाँ पे क्या पूछा गया है, नेट डेट सर्विस कवरेज रेशियो के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। अब देखिए जो हमारी नेट डेट जो भी हमारी ये नेट डेट सर्विस कवरेज रेशियो रहती है, इसके रिगार्डिंग बहुत बार न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछे गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन वैल्यूज हमारे पास जो क्या गिवन है, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट कितना दिया गया है हमारे पास, 5 लाख इज द नेट प्रॉफिट। नॉन कैश एक्सपेंस कितना दिया गया है हमारे पास, 2 लाख इज द यहाँ पे नेट कैश एक्सपेंस। इसके अलावा जो ETL इंस्टॉलमेंट है दैट इज गिवन 4 लाख रुपीज़। अब हम लोग यहाँ पे न्यूमिनेटर को कैलकुलेट करेंगे अपने फॉर्मूला के लिए। तो न्यूमिनेटर क्या है, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस, दोनों वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। तो हमारे पास न्यूमिनेटर निकल के आ गया। अब हम लोग जो हमारा नेट डेट सर्विस कवरेज रेशियो वाला फॉर्मूला है उसके उस फॉर्मूला के अंदर सिंपली इन वैल्यूज को जो है पुट ऑन करेंगे। दैट इज ETL इंस्टॉलमेंट हमारे पास गिवन है और हम लोगों ने जो हमारा नेट प्रॉफिट प्लस नेट नॉन कैश एक्सपेंस था उसको कैलकुलेट कर लिया। अब सिंपली यहाँ से हम लोग जो है नेट डेट सर्विस कवरेज रेशियो को कैलकुलेट कर पाएंगे। सो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द फिस्कल ईयर 2023। करंट एसेट्स जो दिए गए हैं दोज आर ऑफ 5 लाख रुपीज, करंट लाइबिलिटीज आर ऑफ 3 लाख रुपीज, टोटल एसेट्स आर ऑफ 8 लाख रुपीज। बेस्ड ऑन द गिवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैलकुलेट द नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो फॉर द ABC लिमिटेड। नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। अब हम लोग जो है वो क्या किस टेक्निक को यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, देखिए नेट जो हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो रहती है दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल करंट एसेट मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो इटसेल्फ। सो सिंपली हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट ऑन करना है। अब हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला रहता है उसके अंदर हम लोगों ने पहले क्या देखना है कि करंट एसेट्स हमारे पास दिए हुए हैं, करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है, टोटल एसेट गिवन है। तो हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल को निकाल लेंगे। कैसे निकाली जाएगी, करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को हम लोग माइनस कर लेंगे तो हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। अब सिंपली नेट वर्किंग कैपिटल हम लोगों ने निकाल ली तो हमारे पास टोटल करंट एसेट्स भी गिवन है, ठीक है। अब हम लोगों ने सिंपली क्या करना है कि वैल्यूज को पुट करना है जहां से हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो को जो है वो फिर फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज हाउ आप लोगों को रेशियो के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे लास्ट एग्जाम के अंदर। सो इट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड कि मॉड्यूल सी से इस बार भी रेशियोज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016 व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन फॉर एजुकेटिंग अथॉरिटी
authority to approve the resolution plan. अब it is directly a fact based question. Your options are T plus 100 days, ठीक है, T plus 180 days, T plus 160 days and T plus 120 days. So the right answer will be option number B, that is T plus 180 days का जो है वो टाइमलाइन जो है वो प्रोवाइड की जाती है for the educating authority to approve the resolution plan. Moving ahead, next question is priority sector lending is a requirement set by the central bank that obligates banks to allocate a specific portion of their lending to the specific sector of the economy considering crucial for inclusive and equitable economic development. These sectors are known as priority sectors. ठीक है, अब starting from the financial year 2021-22 the targets for the lending to the small and marginal farmers and weaker sections has been increased. In the financial year 2023-24 what was the target for lending to the small and marginal farmers? So 2023-24 के अंदर क्या जो था वो टारगेट रखा गया था स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए. सो इट इज ऑल्सो अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10% जो था वो यहाँ पे टारगेट रखा गया है फॉर द लेंडिंग टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. सो प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर हम लोग उन सेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जिनको हम लोगों को जो हमारे पास जो अंडर सर्व सेक्टर्स रहते हैं तो इनको इन सेक्टर्स को और प्रमोट करने के लिए जो इनको प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो है वो कैटेगराइज किया जाता है. सो प्रायोरिटी सेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया था. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी हैज डिटरमाइंड इट्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दैट इज EOQ फॉर अ पर्टिकुलर इंपोर्टेड आइटम इज to be 150 यूनिट पर ऑर्डर. द एनुअल कंजम्पशन ऑफ दिस आइटम इज 1800 यूनिट्स. ठीक है, एक साल में 1800 यूनिट्स जो कंज्यूम हो रही हैं. कैलकुलेट हाउ ऑफन द कंपनी शुड ओपन लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर दिस आइटम. लेटर ऑफ क्रेडिट को किस तरह से ओपन अप किया जाएगा? एवरी 4 मंथ, एवरी 3 मंथ, एवरी 1 मंथ या फिर एवरी 2 मंथ. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एवरी हर एक महीने के बाद जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट को जो है वो ओपन अप किया जाएगा. सो दिस इज अगेन अ कॉन्सेप्चुअल कम case study based question. Next question is the trade receivable discounting system is a digital platform that enables financing and discounting of trade receivables for micro, small and medium enterprises by connecting them with the financier such as bank and NBFC. Which of the following business is not eligible to participate as a seller on this trades, that is trade receivable discounting system? Your options are a medium sized business that provides IT services, a small business that manufactures furniture, a large corporation that produces steel. All of the above can participate. The right answer will be option number C itself. तो मतलब a large corporation that produces steel will not be eligible to participate on a seller on the ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, बिकॉज ये जो है वो माइक्रो, स्मॉल या फिर मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो है वो रखा गया है इस प्लेटफॉर्म को. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC Electronics Private Limited, a well-known electronic manufacturing company, is grappling with the several financial challenges, rendering them unable to fulfill their financial obligations to various creditors, including banks and suppliers. As a consequence of this situation, the company creditors हैं, those have initiated the corporate insolvency resolution process in accordance with the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code. Which of the following event occurs once the corporate insolvency resolution process is initiated? Your options are company is immediately liquidated and its assets are sold off. The company's management continues to operate the business as usual. A committee of the creditor टेक्स ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स या फिर नन ऑफ द अबव. अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, द कंपनीज मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू ऑपरेट इन द बिजनेस एज यूजुअल. मतलब अगर इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड का यूज करते हुए जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसको अगर इनिशिएट कर भी दिया जाता है तो कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो एज यूजुअल अपने बिजनेस को जो है वो ऑपरेट करती रहेगी. ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट for which debt recovery tribunals are set up to expedite the recovery process? Your options are amount of 10 lakh and above, amount of 20 lakh and above, amount of less than 20 lakh या फिर amount of less than 10 lakh rupees. The right answer will be option number B. अब it is again a fact based question with respect to the debt recovery tribunal, that is 20 लाख या फिर इससे ज़्यादा के जो अमाउंट है उनको सेटअप करने के लिए जो है वो उनको सेटल करने के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को जो है वो सेटअप किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी इटसेल्फ. Moving ahead, next question was which of the following component is not a part of marginal cost of fund based lending rate? Your options are tenure premium, negative carry on the account of CRR, marginal cost of funds या फिर all of the above are included. So right answer will be option D, that is MC जो हमारा MCLR हम लोगों को देखने के लिए मिलता है. ये तीनों ही हमारे जो है वो कंपोनेंट बन इन तीनों में से कोई भी जो है वो हमारा कंपोनेंट
बिल्कुल हमारे ये तीनों ही जो है वो कंपोनेंट बन जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस MCLR, दैट इज टेनोर प्रीमियम, नेगेटिव कैरी ऑन द अकाउंट ऑफ CRR एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स इटसेल्फ। ठीक है, सो हमारे पास ये कुछ कंपोनेंट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। मूविंग अहेड नेक्स्ट, अब हम लोग देख लेते हैं मॉड्यूल डी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 वाज अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी चेंज अंडर द स्केल बेस्ड रेगुलेशन SBR, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, एटलीस्ट dash of the directors of the NBFC shall have relevant experience of the having worked in a bank for NBFC. ठीक है, your options are 4, 3, 1 and 2 itself. Right answer will be option number C, that is at least one of the director of the NBFC shall have the relevant experience of having worked in a bank or NBFC itself. This is as per the guidelines with respect to the scale based regulations itself. So moving ahead, next question अब हम लोग देख लेते हैं। next question was ABC Finance, a NBFC company, it is a case study based question again, is in the process of appointing chief compliance officer to ensure compliance with the regulatory requirement and internal policies. The regulatory guidelines specify a minimum fixed tenure for the appointment of CEO in an NBFC itself. What is the minimum fixed period mandated by the regulation for the appointment of chief compliance officer in an NBFC itself? Furthermore, in an exceptional cases, by how many years can this tenure be relaxed by the board of director committee? Your options are 4 years 1 year, 3 year 2 year, 3 year 1 year या फिर 2 year and 1 year. So right option will be option number C, that is जो minimum tenure रखा गया है with respect to the appointment of CCO in an NBFC वो रखा गया है 3 years और इसको extend किया जा सकता है by 1 year by the board or the board of committee itself. ठीक है, so option C will be the right one for this particular question. Next question is what is the level of compliance risk associated with the compliance risk score ranging from 5.1 to 7 itself? Well controlled, needs significant improvement, meets the requirement या फिर needs improvement. Right answer will be option number D, that is it needs the improvement. अब देखिए यहाँ पे compliance risk को लेकर के compliance risk का जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग रिस्क लेवल को डिफाइन किया जाता है, दैट इज 7.1 से अगर 10 के बीच में रिस्क स्कोर है, कंप्लायंस रिस्क स्कोर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इट नीड्स सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। 5.1 से 7 के बीच में है तो इट नीड्स इंप्रूवमेंट, 3.1 से 5 के बीच में है तो इट मीट्स द रिक्वायरमेंट, और 1 to 3 के बीच में है तो इट इज वेल कंट्रोल्ड, मतलब अच्छे तरीके से जो कंप्लायंस को फॉलो अप किया जा रहा है। मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। So next question is, as a general rule, disciplinary proceedings against an official for any lapse will not ordinarily be initiated if the lapse was not detected within 2 successive internal regular audits or inspection of the same account or 4 years from the date of event, whichever is the later one. To which of the following does the time limit does not apply? Cases where malafides are inferable, frauds, other criminal offenses. Your options are 1 and 2 only, 1, 2 and 3, none of 1, 2 and 3 itself. That is हमारा जो है वो कौन सा ऑप्शन बनेगा इसके लिए? ऑप्शन डी विल बी द राइट वन, मतलब तीनों में से किसी के भी ऊपर जो है वो ये वाली लिमिट जो है वो अप्लाई नहीं होती है जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो है वो दी गई हैं, ना ही ये उन केसेस के अंदर अप्लाई होंगी जो कि मेलाफाइड इंटेंशन के हैं, ना ही फ्रॉड्स के अंदर और ना ही क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर। मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द ऑडिट कमेटी इज रिक्वायर्ड to convene meetings at minimum frequency of dash and at such other times as may be required by a resolution of board of directors or at the request of any member of the audit committee. So minimum कितनी frequency के अंदर जो meeting को convene किया जाना चाहिए by the audit committee itself? Right answer will be option number C, once in a quarter itself. So it is again a fact based questions. Moving ahead, next question is, in a banking industry early warning signals in a loan account can be indicative of potential vulnerability or misconduct which may eventually lead to fraudulent activities. When suspicions of fraudulent activities arises due to presence of one or more EWS, the account is classified as red flagged account. These signals act as a trigger for conducting thorough investigation. अब according to the regulation guidelines, what is the minimum exposure threshold for an account to be considered EWS? EWS क्या है? Early warning signal and red flagged account. So minimum जो exposure threshold है वो कितना रखा गया है as per the regulatory guidelines? Option C will be the right one, that is 500 million या फिर more जो है वो amount रखा गया है। उस केस में जो है वो early warning signals और red flagged accounts को जो है वो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को इशू किया जाएगा और अकाउंट्स को रेड फ्लैग्ड अकाउंट्स जो है वो डिक्लेयर कर
दिया जाएगा। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। इन द रीसेंट पास्ट देयर हैज बीन अ सर्ज इन द इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग फ्रॉडुलेंट शॉपिंग वेबसाइट्स. Unsuspecting customers provide their card details on their website, which are then exploited by the cyber criminals for the malicious processes. Which of the following term most accurately describes the technique employed by the cyber criminals to trick customers into entering their card details on these fraudulent shopping websites? Malware, encryption, phishing या फिर triangulation? The right answer will be triangulation itself. So it is the technique which is used by the cyber criminals to steal the credentials from the shopping websites with respect to the customers itself. ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं. द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रेजोल्यूशन 2004 was issued in response to a Supreme Court directive following the murder of Shri Satyendra Dubey. This resolution empowers the Central Vigilance Commission to act on a whistleblower complaint and contains several key provisions to protect the informer and ensure proper investigation of the corruption. Which of the following provision is not included in the PIDPI resolution 2004 itself? PIDPI क्या है? Public Interest Disclosure and Protection of Informers Resolution 2004 itself. So what should be the right answer? Right answer will be option number C. Anonymous complaints will be acted upon if they are accompanied by sufficient supporting advice. So this is not the provision with respect to this PIDPI resolution 2004. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये विसल ब्लोअर पॉलिसी जो है वो फ्रेम किया गया है. सो विसल ब्लोअर पॉलिसी से भी हम लोगों को मैक्सिमम टाइम जो है वो इस मॉड्यूल डी से जो है वो क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज GRC, दैट इज गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस सॉल्यूशन, प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म for standardizing and managing strategic and operational risk. It consolidates information from all financial risk management system, that is credit risk and market risk, इसके अलावा operational risk, to develop an enterprise wide view of the risk exposure throughout all common risk management strategies, including risk identification, assessment, response, and monitoring. One of the modules commonly implemented in the GRC framework, that is Governance Risk Compliance Framework, is RCSA module. What does this RCSA stand for? सो RCSA जो कि हम लोगों को GRC फ्रेमवर्क के अंदर देखने के लिए मिलता है, क्या मतलब है भाई? ये हमारे जो RCSA देखने को मिलता है इसका क्या मतलब रहता है? ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, दैट इज रिस्क कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट जो है वो मतलब होता है इस RCSA फ्रेमवर्क का, विच इज अ पार्ट ऑफ GRC फ्रेमवर्क इटसेल्फ. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्योर बैंक, अ वेल नोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टेक्स प्राइड इन इट्स sophisticated online banking system that provides its customers with seamless access and transaction capabilities. However, a recent incident exposed the bank and its clients to significant security breach, leaving them vulnerable. In this particular case, attackers carried out an complex man-in-middle attack on the secure bank online platform. Users who thought they were securely interacting with the bank server were actually communicating with the attackers without their knowledge itself. Through this breach, the attackers were able to obtain user credentials and sensitive financial data, compromising the privacy of numerous customers. According to this given case study, which type of MITM attack, MITM is man in the middle attack, involves an attacker replacing the client's IP address with its own to maintain a session itself. So the right answer for this particular question will be option number C, that is session को जो है वो hijack कर लिया गया है, जिस वजह से जो customers हैं वो बैंक के नेटवर्क के साथ इंटरेक्ट करने के बजाय इन जो फ्रॉडस्टर्स हैं इनके साथ जो इंटरेक्ट कर रहे हैं और अल्टीमेटली उनकी क्रेडेंशियल जो है वो शेयर होते हुए हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC बैंक, ABC बैंक के द्वारा रिसेंटली डिटेक्ट किया गया एन अटेम्प्टेड फ्रॉड अमाउंटिंग ऑफ रुपीज 1.5 करोड़. Thanks to the bank robust security measure, the fraudulent transaction was successfully thwarted. Considering the RBI circular dated on November 15, 2012, is ABC Bank obligated to the report this attempted fraud to the Reserve Bank of India? ठीक है, the right answer for this particular question will be option number D. ABC Bank को जो है वो रिपोर्ट करनी पड़ेगी इसके की RBI को only if the audit committee of the board डीम्स इट नेसेसरी. मतलब जो ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड है अगर वो बोलती है कि भाई बैंक को रिपोर्ट करनी पड़ेगी आरबीआई को, तभी एक बैंक जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिपोर्टिंग दिस केस टू द आरबीआई इटसेल्फ. सो दिस इज अगेन अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन.
सो ये हम लोगों ने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अब सेक्शन 2 में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स थे जहां से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन को रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं। सो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग मैनेजिंग मैकेनिज्म ऑफ द कंपनी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट टॉपिक इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जहां से रेजोल्यूशन प्लान के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर की एलिमेंट्स कौन कौन से रहते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू केस के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। कंपनसेशन स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग एक केस स्टडी हम लोगों को देखने के लिए मिली। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव से हम लोगों को अगेन एक केस स्टडी देखने के लिए मिली। इसके अलावा 30 डाइस आर टॉस्ड एट अ टाइम, मतलब प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग भी यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग हम लोगों को केस स्टडी देखने के लिए मिली। नेक्स्ट इज कंप्लायंस फंक्शंस इन बैंक, अगेन यहाँ से हम लोगों को जो है केस स्टडी बेस्ड 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। सो ये कुछ और टॉपिक्स थे जहां से हम लोगों को अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। अब सेक्शन 3 में हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जहां से अलग अलग क्वेश्चंस और भी फ्रेम किए गए थे, जिन क्वेश्चंस को ही हम लोग जो है वो रिपोर्ट नहीं कर पाए, गैदर नहीं कर पाए। सो केस स्टडी यहाँ पे विलफुल डिफॉल्टर के ऊपर देखने के लिए मिली। मिनिमम वेजेस एक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ ANBC इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोविजनिंग नॉर्म्स, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड मेथड्स। नेक्स्ट इज NBFC टू बैंक कंप्लायंस एंड CCO केस स्टडीज। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लर्निंग इटसेल्फ। सो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह से नवंबर 2024 के अंदर जो हमारा ABM कंपोनेंट था, उस ABM कंपोनेंट जो थे वो वहाँ से क्वेश्चंस हम लोगों को देखने के लिए मिले थे। सो अगर आप लोग, अब ये हम लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया जो कि हम लोगों को नवंबर 2024 के अंदर जो है वो देखने को मिलता था। तो इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरह से जो दो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे। अब एक्चुअल में अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप लोग जो है वो आने वाले क्वेश्चन के अंदर भी जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग एड्यूटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अब किस तरह से आप लोग जो है वो एड्यूटैप की वेबसाइट को विजिट करेंगे, यू विल बी जस्ट लैंडिंग इन द एड्यूटैप वेबसाइट। आप लोगों को गूगल पे जा करके एड्यूटैप टाइप करना है। एड्यूटैप टाइप करके ही आप लोग सीधे एड्यूटैप की वेबसाइट के ऊपर लॉन्च करेंगे। यहाँ पे आप लोग कोर्सेज में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे CIAB कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अब CIAB कोर्सेज के ऊपर जैसे ही आप लोग जो है वो क्लिक करेंगे, यू विल बी लैंडिंग इन अ पेज जहाँ पे आप लोगों को CIAB के चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है मास्टर कोर्स अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा आप लोग जो अगर आप लोग एक कंबाइंड कोर्स चाहते हैं तो आप लोग 2025 कॉम्बो के ऊपर क्लिक करते ही चारों कंपोनेंट्स के लिए कंबाइंड मास्टर कोर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके अंदर लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और चैप्टर वाइज टेस्ट अलॉन्ग विद द फुल लेंथ टेस्ट जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर CIAB एग्जामिनेशन, तो इन कोर्सेज को जो है वो आप लोग अवेल कर सकते हैं। सो ये हम लोगों ने डिस्कस किया आज के इस वीडियो सेशन के अंदर कि किस तरह का जो हमारा 2024 का सेशन था, 2024 के अंदर जो ABM का कंपोनेंट था वहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे। अब गाइज इन क्वेश्चंस के बेसिस पे आप लोग जो है वो असेस कर सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है फॉर दिस अपकमिंग 2025 साइकिल एग्जामिनेशन इटसेल्फ। सो आई होप ये वीडियो सेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी अपने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने में। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन। थैंक यू।